नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और जैसा कि हमारी लैब असिस्टेंट की क्लासेस चल रही थी ज्योग्राफी वाली, उसमें हमारी 2 क्लासेस हुई थी और आज हम तीसरे चैप्टर है, थर्ड जो क्लास उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। और तीसरा चैप्टर रहेगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। मतलब जो पृथ्वी है वो अंदर से कैसी दिखती है ना, पृथ्वी का स्वरूप कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। वही बात जो हमारी क्लासेस हैं वो हमारी बुक पे रहेगी, निर्धारित है ना। ये बुक है, आप खरीद सकते हैं तो जाके, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं चैप्टर की। सबसे पहले जो हमारा अर्थ है ना, जो हमारा अर्थ है, आपको अर्थ ऐसा दिखता होगा गोल, है ना। जब उस अर्थ को, या जैसे हम उसकी सतह पर हैं यहाँ पे, अगर हम किसी भी माध्यम से नीचे की ओर जाते हैं, है ना, किसी भी माध्यम से परिधि से केंद्र की ओर जाते हैं, तो हमें क्या पता चलेगा कि भाई उसका स्वरूप कैसा है, ये पता चलेगा, है ना, वो दिखता कैसा है। तो जो इसके अंदर है, जो इसके केंद्र में है, उसकी जब हमें जानकारी प्राप्त करनी होती है, जब हमें उसकी जानकारी प्राप्त करनी होती है, तो वो जानकारी प्राप्त करना कठिन है। क्या है? कठिन है, मुश्किल है। अब ये मुश्किल क्यों है? क्यों? क्योंकि जब हम धीरे धीरे जैसे जैसे पृथ्वी के केंद्र में जाते हैं, वहाँ पे तापमान जो है, वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत अधिक हो जाता है। उस अधिक तापमान की वजह से वहाँ कोई भी पदार्थ या कोई भी, जैसे इंसान, कोई भी ऑब्जेक्ट वहाँ अंदर तक नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? क्योंकि तापमान क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो वैसे ही आंतरिक भाग के बारे में जानकारी प्रत्यक्ष रूप से अगर हम प्राप्त करें तो वो क्या है, ऑलमोस्ट क्या है, इम्पॉसिबल है। ऑलमोस्ट क्या है, इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल क्यों है? क्योंकि हम अंदर तक नहीं जा सकते। अब हमें जो जानकारी मिल रही है ना, अब पूरी प्रॉपर हम प्रत्यक्ष रूप से जानकारी नहीं ले पा रहे, लेकिन फिर भी हमें कुछ तो पता है, हमें थोड़ी बहुत जानकारी होगी पृथ्वी की संरचना के बारे में। वो हमें जानकारी कैसे मिलेगी? या तो कुछ अंतर्जातीय प्रक्रियाएं हों या बहिर्जातीय प्रक्रियाएं। जैसे पृथ्वी के अगर अंदर कोई प्रक्रिया हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे? अंतर्जात। बाहर हो रही है तो बहिर्जात। ये सभी प्रक्रियाएं पृथ्वी को एक शेप दिया है उन्होंने क्या दिया? पृथ्वी को एक शेप दिया, एक आकार दिया है, जो आकार क्या है? भूभाग। पृथ्वी का आकार क्या है? भूभाग। अब इसी शेप के अगर हम अंदर जाएं, उसको अगर हम अंदर से समझना चाहें, तो हमारे पास बहुत सारे क्या हैं, बहुत सारे स्रोत हैं, बहुत सारे सोर्सेज हैं। उन सभी सोर्सेज के बारे में हम आगे चर्चा करने जा रहे हैं। अब जो पृथ्वी का भूगर्भ है, पृथ्वी का भूगर्भ है, उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे पास 2 प्रकार के स्रोत हैं। एक तो है प्रत्यक्ष, और एक है अप्रत्यक्ष। मतलब या तो डायरेक्टली हम उस चीज़ का पता लगा पा रहे हैं, या किसी और चीज़ के थ्रू अप्रत्यक्ष रूप से उसका पता लगा पा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? प्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष कौन कौन से स्रोत हैं जिससे हमें भूगर्भ की जानकारी मिलती है? तो सबसे पहला जो हमारा स्रोत है, इसमें 3 स्रोत आपको याद रखना है। ये देखिए, प्रत्यक्ष में ये प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में ना, कि कौन कौन से स्रोत हैं जो प्रत्यक्ष हैं, या कौन कौन से स्रोत हैं जो अप्रत्यक्ष नहीं है। या 4 दे देंगे, उसमें से कहेंगे कि अप्रत्यक्ष वाला चाटो। तो उस अप्रत्यक्ष वाले को कैसे चाट पाएंगे अगर आपको 3 प्रत्यक्ष के नाम याद हो? 3 प्रत्यक्ष स्रोत कौन कौन से हैं? पहला तो है खनन। पहला क्या है? खनन, माइनिंग। पहला क्या है? माइनिंग या खनन। जैसे जैसे हम पृथ्वी को खोदते जाते हैं, क्या करते जाते हैं? पृथ्वी को अंदर से खोद रहे हैं, तो हमें खनन के द्वारा क्या मिल रही है? जानकारी मिल रही है। दूसरी चट्टानें। दूसरी क्या है? चट्टानें। या ये चट्टानें कैसे आई? या तो खनन के माध्यम से चट्टानें आई, है ना, खनन के माध्यम से क्या आई? चट्टानें आई। या ये चट्टानें पृथ्वी के ऊपर, है ना, पृथ्वी के ऊपर किन्हीं भिन्न भिन्न प्रक्रियाओं से ये चट्टानें क्या हुई? बन गई। एक हो गई चट्टानें, या उसको बोल सकते हैं रॉक्स। तीसरा है, वो है अर्थक्वेक, सॉरी ज्वालामुखी। ज्वालामुखी अंग्रेजी में बोलते हैं वोल्केनो। यानी कि ज्वालामुखी क्या होता है? जमीन के अंदर से किन्हीं पदार्थों का क्या निकलना? बाहर निकलना। तो वोल्केनो, ज्वालामुखी के माध्यम से जब पृथ्वी के अंदर के पदार्थ ऑटोमेटिक बाहर की ओर निकलते हैं, अगर उन पदार्थों को हम चेक करें तो वो क्या हो जाएगा? ज्वालामुखी। ठीक है, तो ये 3 क्या हो गए? प्रत्यक्ष स्रोत हो गए। तो पहला क्या हो गया? खनन किया, है ना। धरातलीय चट्टानें सबसे आसानी से उपलब्ध सामग्री है ना। जो चट्टानें हैं वो उपलब्ध सामग्री है हमारे पास। हम जब नीचे खनन करते हैं
तो हमने दक्षिण अफ्रीका में एक खनन किया था, वो 3 से 4 किलोमीटर तक किया था, और 3 से 4 किलोमीटर में क्या खोदी हमने, सोने की खदान खोदी। तो हमें उसके माध्यम से अंदर जानकारी मिल रही है कि अंदर क्या क्या है। अधिक गहराई पर तापमान बहुत अधिक होने के कारण खनन क्या नहीं कर पाते, हम नहीं कर पाते। ठीक है, दूसरा है, इसमें दूसरा लिखा है परियोजना, है ना, लेकिन आपको 3 शब्द याद रखने हैं। 3 कौन कौन से, खनन, चट्टान और ज्वालामुखी। ठीक है, उन्हीं को तोड़ मरोड़ के, उन्हीं को किसी और रिफॉर्बिश करके इस कंटेंट में लिखा हुआ है। दूसरा होगा गहरी खुदाई परियोजनाएं। इन परियोजनाओं के माध्यम से बाहर क्या आ रही है, चट्टानें आ रही हैं, या फिर अंदर हम क्या देख पा रहे हैं, चीज़ें देख पा रहे हैं। तो हमने गहरे समुद्र में प्रवेशन किया, डीप ओशन ड्रिलिंग एक प्रोजेक्ट चल रहा था पहले, है ना। उसके अलावा इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट चल रहा था, है ना, मतलब समन्वित महासागरीय प्रवेशन परियोजना, महासागर को एक साथ मिला के, है ना, अलग अलग महासागरों में ड्रिलिंग कर रहे थे अंदर तक, अंदर क्या है। अब तक हमने 12 किलोमीटर तक जो है, एक सबसे बड़ा खनन क्या है, वो क्या है, 12 किलोमीटर तक। वो कौन सा एरिया है, कोला क्षेत्र। कौन से महासागर में आता है, आर्कटिक महासागर में। आर्कटिक महासागर के कोला क्षेत्र में अब तक हमने क्या किया है, सबसे गहरा खनन किया है। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ। ठीक है, अब कहीं कहीं किन किताबों में इसकी जगह कुछ और एरिया भी लिखा हुआ है, बट ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ तो हमें यही मानना है। और एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे गहरा खनन अब तक कहाँ हुआ है, तो कोला क्षेत्र में। कोला क्षेत्र कहाँ पर आता है, आर्कटिक महासागर में। उसके बाद आता है तीसरा, ज्वालामुखी। तीसरा क्या है, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी के अंदर क्या निकल रहा है, लावा निकल रहा है। क्या निकल रहा है, लावा निकल रहा है ना। उस लावे को अगर हम लैब में लेके जाते हैं, कहाँ लेके जाते हैं, लैब में लेके जाते हैं, तो हमें उस लावे में मिलने वाले पदार्थों को क्या प्राप्त होती है, जानकारी। उस जानकारी से हम क्या कह सकते हैं कि भाई इस ज्वालामुखी के अंदर ये पदार्थ निकले, यानी कि पृथ्वी के अंदर ये पदार्थ उपलब्ध हो सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गए अपने प्रत्यक्ष स्रोत। इसके बाद है अप्रत्यक्ष स्रोत, है ना। कौन कौन से इनडायरेक्ट माध्यम है जिनसे हमें पता लगता है कि जो धरातल है उसके अंदर क्या है। तो उनमें सबसे पहला आता है तापमान, दाब और घनत्व में परिवर्तन, है ना। तापमान यानी टेम्परेचर, दबाव यानी प्रेशर, और घनत्व यानी डेंसिटी। इन तीनों चीज़ों के माध्यम से हम क्या कह रहे हैं कि धरातल में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। अब जैसे जैसे गहराई बढ़ती है, जैसे जैसे आप सतह से केंद्र की ओर जा रहे हैं, नीचे की ओर जा रहे हैं, तो तापमान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तापमान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो दबाव है वो भी क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। और घनत्व है क्या कर रहा है, हो रहा है, बढ़ रहा है ना। तापमान, दबाव और घनत्व जैसे जैसे गहराई में जाएंगे ये तीनों क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। जब इनमें परिवर्तन हो रहा है, इसी परिवर्तन के अनुसार हम क्या कह सकते हैं कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, पृथ्वी का जो अंदर वाला हिस्सा है वो बाहरी हिस्से से अलग है। कुछ ना कुछ ऐसे पदार्थ हैं, कुछ ना कुछ ऐसी गतिविधियाँ होती हैं जिससे तापमान, दाब और घनत्व क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, इन्हीं मानों का अनुमान लगाए। फिर दूसरा आता है उल्कापिंड। उल्कापिंड क्या होता है, धरातल पर कुछ चट्टानी अवशेष ना, जो अंतरिक्ष में तैर रहे होते हैं या बाहर वायुमंडल में तैर रहे होते हैं, वो कभी धरती पे आ जाते हैं, है ना। तो जब वो उल्कापिंड धरती पे आते हैं, उनको हमने जब रिसर्च करके उनकी एनालिसिस किया उनको, तो हमने पाया कि जो उल्कापिंड हैं, इनका स्ट्रक्चर या इनके जो पदार्थ, जिन पदार्थों से उल्कापिंड बना है, वो पदार्थ और पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले पदार्थ क्या है, मिलते जुलते हैं। वो क्या है, समान है, सेम है। ठीक है, ये पृथ्वी के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों के समान है। ठीक है, तो 2 पॉइंट हो गए, दबाव, तापमान और घनत्व पहला हो गया। दूसरा क्या हो गया, उल्कापिंड। तीसरा है गुरुत्वाकर्षण विसंगति, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब यह गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पे अधिक और भूमध्य रेखा पे कम होता है। ये वाला फैक्ट अभी आप यहाँ पे याद कर लीजिए चाहे तो, वरना जब हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे, जब हम वायुमंडल वाला टॉपिक जब विस्तार से पढ़ेंगे, तब उस वाले टॉपिक में गुरुत्वाकर्षण को अच्छे से समझेंगे। अभी इसको बिल्कुल इतना समझना है कि जो पृथ्वी के अंदर पदार्थ थे, उनके अंदर गुरुत्व विसंगति उत्पन्न होती है, यानी कि हर एक पदार्थ के अनुसार जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो अलग अलग हमें महसूस हो रहा है, इतना याद रखना है। तो इससे क्या हो रही है, गुरुत्वाकर्षण विसंगति उत्पन्न हो रही है। विस्तार में हम आगे बढ़ेंगे, गुरुत्वाकर्षण क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, कहाँ पे कम है, कहाँ पे ज़्यादा है। तो ज़्यादा कहाँ पे, ध्रुव पे, भूमध्य सागर पे क्या है, कम है, ये याद रखना। फिर है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र जो भूगर्भ के अंदर जो चुंबकीय पदार्थ है, उनसे हमें पता लग जाता है
फिर भूकंपीय तरंगे, जब भूकंप आता है, अब हम आगे हम पढ़ेंगे भूकंप की तरंगे क्या है। उन भूकंपीय तरंगों से हमें पता लग जाता है कि अंदर कौन कौन से पदार्थ हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए स्रोत। ठीक है, कौन कौन से स्रोत थे? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में कौन से थे? 3 थे। सबसे पहले चट्टान, फिर ज्वालामुखी और फिर खनन। 3 तो हो गए प्रत्यक्ष, फिर हो गया अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष में क्या हो गया? तापमान, दबाव, घनत्व, है ना, उल्कापिंड हो गए, गुरुत्वाकर्षण विसंगति हो गई, या चुंबकीय क्षेत्र हो गया, या भूकंपीय तरंगे हो गई। तो ये हमारा हो गया स्रोत। इन्हीं स्रोतों के नाम आपको याद करने हैं। जब आप नाम याद कर लेंगे तो जब एग्जाम में प्रश्न आएगा कौन सा किसका नहीं है, तो आप आसानी से पहचान पाएंगे। फिर आता है टॉपिक हमारा अर्थक्वेक। अब हमारा टॉपिक शुरू होता है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक, अर्थक्वेक क्या है? भूकंप क्या है? जब पृथ्वी, जब आप लोगों ने बहुत बार महसूस भी किया होगा भूकंप। भूकंप क्या होता है? धरती का सामान्य हिलना। अगर आप बैठे हैं और धरती हिल रही है, यानी आप हिल रहे हैं, ऑटोमेटिक हिल रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? भूकंप बोलते हैं। पृथ्वी का वो कंपन, पृथ्वी का वो कंपन जो ऊर्जा के मुक्त होने के कारण आता है। ऊर्जा कौन सी मुक्त हो रही है? जो जमीन के अंदर, धरातल के अंदर जो ऊर्जा है, जब वो विमुक्त होती है, जब वो मुक्त होती है, तब वहाँ से कुछ तरंगे निकलती हैं। वहाँ से क्या निकलती है? कुछ तरंगे निकलती है। उन्हीं तरंगों को हमने क्या नाम दिया? भूकंप। उसको क्या नाम दिया हमने? भूकंप नाम दिया। भूकंप के कारण क्या क्या है? जब पृथ्वी में जो शैल है उसके अंदर भ्रंश पाए जाते हैं। भ्रंश क्या होते हैं? ये जो चट्टान है, इन चट्टानों के बीच का जो एरिया है, इन दोनों चट्टानों के बीच, दोनों चट्टानों को जोड़ने वाला जो एरिया है, या दोनों प्लेटों को जो जोड़ने वाला एरिया है, वहाँ पे अगर वो दोनों एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं तो वहाँ से क्या निकलती है? कुछ तरंगे निकलती हैं। क्या से निकलती है? तरंगे निकलती हैं। अगर ये आपस में सरक रहे हैं, इधर उधर सरक रहे हैं, तो उससे भ्रंश का निर्माण होता है, और इसी भ्रंश के माध्यम से तरंगों का क्या होती है? उत्पत्ति होती है। ठीक है, शैल दिशा में गति करते हैं। फिर है संबंधित शब्दावली। कौन कौन सी शब्दावली है जो भूकंप से संबंधित है? ये देखिए, डायग्राम देख लीजिए, बाकी जाने दीजिए। ये है डायग्राम। ठीक है, इसके माध्यम से समझेंगे कि कौन कौन सी जो हैं वो भूकंप के कौन कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं। हाँ, कौन कौन से पॉइंट शब्दावली को रूप में देखेंगे। तो सबसे पहले जहाँ से भूकंप शुरुआत होता है, जहाँ से भूकंप शुरुआत होता है उसको बोलते हैं भूकंप मूल। उसको क्या बोलते हैं? भूकंप मूल। उसको अंग्रेजी में बोलते हैं फोकस या हाइपोसेंटर। फोकस अंग्रेजी में, या हाइपोसेंटर। हाइपोसेंटर देवनागरी में भी लिखा हुआ आ सकता है। भूकंप मूल, या उसको एक शब्द और बोलते हैं, वो बोलते हैं अवकेंद्र। इसको क्या बोलते हैं? अवकेंद्र। अवकेंद्र, भूकंप मूल, फोकस या हाइपोसेंटर। अगर ये चारों शब्द आ जाए तो इसका मतलब है वहाँ से क्या हुई है? भूकंप की उत्पत्ति हुई है ना, वहाँ से ऊर्जा मुक्त हुई है। यहाँ पे अगर ऊर्जा मुक्त हुई है, ऊर्जा कहाँ जा रही है? ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी? जो ज़्यादा एरिया का है ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ आ रही है। अब जहाँ पे सतह के सबसे पास, सबसे पहले जहाँ तरंगे महसूस होती है, सबसे पहले क्या होती है? तरंगे महसूस होती है। यहाँ से तरंगे निकली और महसूस कहाँ पे हुई? सबसे पहले सतह पर। इस सतह को जो बोलते हैं वो बोलते हैं अधिकेंद्र। इसको क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में वीडियो रुक गया था, 1 सेकेंड। ठीक है, तो जहाँ पे भूकंप तरंगे सबसे पहले आती है उसको क्या बोलते हैं? एपिसेंटर, या हिंदी में बोलते हैं उसको अधिकेंद्र। क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र या एपिसेंटर। अधिकेंद्र, अवकेंद्र, जहाँ से भूकंपीय ऊर्जा निकल रही है, सबसे पहले पहुँच रही है एपिसेंटर, अधिकेंद्र। ठीक है, ये दो हो गए महत्वपूर्ण। इन दोनों में से एक प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। ठीक है, फिर है स्थलमंडल। स्थलमंडल क्या है? पृथ्वी की जो ऊपरी परत है ना, धरातल से लगभग 200 किलोमीटर तक, ये धरातल है, यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर तक की जो परत है उसको क्या बोलते हैं? स्थलमंडल। अंग्रेजी में बोलते हैं लिथोस्फीयर। ठीक है, ये आगे भी आएगा। अब इसके बाद आती है भूकंपीय तरंगे। ठीक है, अब हमने देख लिया कि भूकंपीय तरंगे सबसे पहले कहाँ पे पहुंची, है ना, कहाँ से निकली। अब इन्हीं तरंगों में यही तरंगे कितने प्रकार की होती हैं? ये तरंगे कितने प्रकार की है? टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक,
वेव्स। ये तरंगे कितने प्रकार की है उसको हम क्या कहेंगे, भूकंप तरंगों के प्रकार। तो ये तरंगे मुख्यतः दो प्रकार की है ना, मुख्यतः दो प्रकार की है। एक है भूगर्भीय तरंगे, एक क्या है, भूगर्भीय तरंगे, एक है धरातलीय तरंगे, एक है धरातलीय तरंगे। कहीं कहीं आपको ये तीन देखने को मिलेगा, वो क्या है मैं बताता हूँ। भूकंपीय तरंगे में दो आती हैं, एक आती है P, एक आती है S, और धरातलीय तरंगे में आती है L। तो कहीं कहीं पे P को पहला, S को दूसरा और L को तीसरा करके भी तीन तरंगे भी लिखी हुई हो सकती हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। भूगर्भीय तरंगे, भूगर्भीय मतलब जो भूगर्भ के अंदर से निकल रही हैं, उसको क्या बोला, P और S। जो धरातल पे आ जाती है उसको क्या बोलते हैं, L। P को बोलते हैं प्राइमरी या प्राथमिक तरंगे, P को क्या बोलते हैं, प्राइमरी या प्राथमिक तरंगे। S को बोलते हैं द्वितीयक या सेकेंडरी तरंगे। L को बोलते हैं धरातलीय तरंगे। L को क्या बोलते हैं, धरातलीय तरंगे। तो P, S और L, P, S और L कितनी तरंगे हो गई, तीन। उनको बांटा तो दो भागों में बांटा, दो में कितनी हो गई, तीन, एक, दो और तीन। ठीक है। अब जो P तरंगे हैं, जो P तरंगे हैं, ये जो P तरंगे हैं ये सबसे तेज होती है। ये क्या होती है, फास्ट होती है, सबसे तेज होती है। उसके बाद होती है सेकेंडरी तरंगे, सबसे पहले आई तो वो क्या हो गई, फास्ट हो गई। ये जो फास्ट तरंगे हैं ये सॉलिड मटेरियल से भी निकल जाते हैं, लिक्विड से भी निकल जाते हैं और गैस से भी। तो यानी ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों पदार्थों से, तीनों प्रकार के पदार्थों से P तरंगे क्या होती है, प्रवाहित होती है। वहीं पे जो द्वितीयक तरंगे हैं ये खाली निकलती हैं सॉलिड पार्ट से, ये कहाँ से निकलती है, केवल ठोस पदार्थ से। ठीक है, आगे देख लें स्लाइड में। P तरंगे सबसे तेज होती है, सबसे पहले पहुंचती है। P तरंगे क्या है, सबसे तेज और सबसे पहले पहुंच रही है। ध्वनि तरंगे जैसी होती है ना, कैसी होती है ये, ध्वनि तरंगों जैसी। गैस, तरल और ठोस तीनों माध्यम से क्या करती हैं, गुजर सकती है। ठीक है, संचरण की दिशा में ही कंपन पैदा करती है। ठीक है, यानी जिस दिशा में संचरण कर रही है, जहाँ पे जा रही है, वहीं पे क्या करती है, कंपन पैदा करती है। फिर आती है S तरंगे, ये P तरंगों के बाद पहुँचती है ना। केवल कहाँ से गुजर सकती है, ठोस माध्यम से। केवल कहाँ से गुजर सकती है, सॉलिड। तो S तरंगे केवल इस S से S नाम याद आ जाता है, S तरंगे केवल S यानी सॉलिड से निकल सकती हैं। संचरण दिशा के समकोण पर कंपन पैदा करती है, जहाँ से जा रही है उसके समकोण पर कंपन पैदा कर रही है। उसके बाद है धरातलीय तरंगे, ये भूकंपीय तरंगों और धरातलीय शैलों की अंतर क्रिया से उत्पन्न होती है। यानी पहले P आ गई, फिर S आ गई, फिर वो जो प्रक्रियाएं कर रही हैं है ना, शैलों के बीच में जो अंतर क्रिया हो रही है उसके कंपन से कौन सी पैदा होती है, धरातलीय तरंगे। धरातल के साथ साथ चलती है, यानी स्थल के जो हमारा लैंड पार्ट है वहाँ पे साथ साथ चलती है। सबसे अधिक विनाशकारी होती है और सबसे ज़्यादा क्या करती है, नुकसान पहुँचाती है। कौन सी, सरफेस वेव, इनको क्या बोलते हैं, L तरंगे। ठीक है। अब जब ये तरंगे निकल रही हैं है ना, ये जब तरंगे निकल रही हैं, ये एक डायग्राम देखते हैं। ये तरंगे जब निकल रही हैं है ना, ये पृथ्वी है, P वेव और S वेव दो दिख रही है। यानी कि जब ये तरंगे पृथ्वी के अंदर जा रही है, अब इसमें L क्यों नहीं शामिल किया, क्योंकि L तो धरातल पे आ गई, यानी पृथ्वी के अंदर देख रहे हैं। पृथ्वी के अंदर जब हम देखते हैं कि कोई तरंग है, उसका प्रवाह हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है। अभी क्या देखा कि P वेव जो है वो सॉलिड से निकलेगी, लिक्विड से निकलेगी और गैस से निकलेगी, और S वेव जो है कहाँ से निकलेगी, केवल सॉलिड से निकलेगी। अब हमारी जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी के मोस्ट ऑफ द पार्ट पे सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और गैस भी है ना। अब ऊपरी वाले हिस्से पे सॉलिड है, तो ये जब P वेव्स निकली, ये यहाँ से निकली, यहाँ से गुजरी, यहाँ से टकराई, तो ये बीच वाला कोर क्षेत्र हो गया है ना, बीच वाला क्षेत्र हो गया, ये यहाँ से निकली। ठीक है, ये दिख रहा है। फिर बीच वाला क्या है, तरल वाला भाग है ना, तरल है, लिक्विड और गैस का मिक्सचर है, द्रव है। इस द्रव से निकल गई, जब इस द्रव से निकली तो आगे जाके इस वाले मार्ग पे निकल गई। ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा खांसी वगैरह हो रखी है ना। तो जब P तरंगे निकली तो सॉलिड से निकल गई, लिक्विड से भी निकल गई है ना, लेकिन ये किसी एक हिस्से से नहीं निकल पाती, किसी एक हिस्से से नहीं निकल पाती। जैसे ये दिख रहा है, ब्लैक वाला रीजन दिख रहा है, पिछली स्लाइड में चलता है।
जो वो ब्लैक वाला रीजन था जहाँ से ये तरंगे नहीं निकल पा रही उसको बोलते हैं छाया क्षेत्र। उसको क्या बोलते हैं? छाया क्षेत्र। अंग्रेजी में बोलते हैं शेडो जोन। क्या बोलते हैं? शेडो जोन। ऐसा क्षेत्र जहाँ पे कोई तरंग नहीं जाती है उसको क्या बोलते हैं? छाया क्षेत्र। जो पी तरंग है ना, पी तरंग है। अब जब इस वाले को हमने देखा तो यहाँ पे जब 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री के अगर इसको हमने 20 से यहाँ से काटा, 20 से हमने यहाँ से लाइन बनाई तो 180 डिग्री इधर होगा, 180 डिग्री इधर होगा। यहाँ से 0 से शुरू किया तो 0 से 180, यहाँ से 0 से शुरू किया तो 0 से 180। तो जब हमने देखा हमने क्या पाया कि 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच जो पी वेव्स है वो नहीं अभिलेखित होती है, यानी पी वेव्स 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच नहीं दिखाई देती है। इसको कहीं पे 143 भी कर देते हैं, 103 से 143, तो 105 से 145 आप याद रखें आसपास। इस वाले रीजन से क्या नहीं, ये तरंगे नहीं निकल पा रही, तो उसको क्या बोल दिया हमने? शेडो जोन। पी वेव शेडो जोन। वहीं एस वेव्स है, ये कहाँ से निकलती है? सॉलिड से निकलती है। और जो बीच वाला हिस्सा है ये लिक्विड है। क्या है? लिक्विड, द्रव अवस्था में, द्रव गैसीय अवस्था में, यानी कि ये वाली तरंगे इस वाले हिस्से से नहीं निकलेंगी। जब वो यहाँ से नहीं निकलेगी तो वो यहाँ से टकरा के, यहाँ से 105 डिग्री तक टकरा के इसके साइड से निकल जाएगी और ये जो पूरा हिस्सा बच जाएगा जिसको मैंने लाल शेड किया है, ये क्या बन जाएगा? शेडो जोन। फिर से क्या बन जाएगा? शेडो जोन। ये किसका शेडो जोन होगा? एस वेव का। तो ये क्या होती है? 105 डिग्री से 105 डिग्री के बीच, है ना, या 105 डिग्री से परे, 105 डिग्री के परे कौन सा किसका जोन हो जाता है? शेडो जोन। उसका एस वेव का शेडो जोन। पी वेव का शेडो जोन क्या हो गया? 105 से 145, और एस वेव का क्या होगा? 105 के बाद पूरा। ठीक है। एस तरंगे बाह्य कोड कौन सा किसमें है? तरल अवस्था में, तो वहाँ से गुजर नहीं पाता, इसलिए इसका छाया क्षेत्र क्या है? विस्तृत है। वहीं जो एल तरंगे हैं वो धरातल के अंदर नहीं चलती, धरातल के बाहर चलती, धरातल पर चलती है, इसलिए उनका शेडो जोन नहीं होता। अब है जो भूकंप है, उस भूकंप के क्या है? कुछ प्रकार है। अर्थक्वेक के क्या है? कुछ प्रकार है। जैसे एक होता है विवर्तनिकी भूकंप, है ना, जो भ्रंश होते हैं उन भ्रंश के आपस में सरकने से पैदा कौन सा हो रहा है? विवर्तनिकी भूकंप। ज्वालामुखी विजन्य भूकंप, यानी अगर ज्वालामुखी आया, है ना, ज्वालामुखी उद्गार हुआ, उससे अगर भूकंप आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? ज्वालामुखी जन्य भूकंप। आपको ये 5 नाम याद करने हैं और उनका मतलब आप समझ जाएंगे। नियात का मतलब होता है गिर जाना। नियात का मतलब क्या होता है? गिर जाना, कोलैप्स हो जाना। कोलैप्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? नियात। तो अगर खनन क्षेत्रों में या किसी ऐसे एरिया में जब चट्टानें हो रही हैं या खान हो रही है, कोई भी खनन की खान है, वो अगर ऑटोमेटिक नीचे गिर जाती है उसको क्या बोलते हैं? नियात भूकंप। यानी ऑटोमेटिक तो क्या मतलब? भूकंपीय गतिविधि से नीचे गिर जाती है। फिर है विस्फोट भूकंप, एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। परमाणु कोई गतिविधि हो रही है या कोई रासायनिक गतिविधि हो रही है ना, उसके अंदर कोई एक्सप्लोजन होता है तो उससे क्या होता है? विस्फोट भूकंप कहते हैं। बांध जनित भूकंप, बड़े बड़े बांध बने हुए, बड़े बड़े रिजर्वायर्स बने हुए, उन रिजर्वायर्स के एरिया में जब पानी की मात्रा बढ़ जाती है तो पानी का क्या बढ़ जाएगा? भार बढ़ जाएगा। उसी भार से धरातल पर दबाव पड़ता है और उसी दबाव में भूकंपीय तरंगों का क्या होता है? उद्गम होता है। तो ये क्या हो गया? भूकंप के प्रकार। अब है जब ये भूकंप आ रहा है तो हम इसको मापते कैसे? हमें कैसे पता चला कि भूकंप आया? हमें कैसे पता चला कि भूकंप आया? ठीक है। उस भूकंप को मापने के लिए हमारे पास 2 स्केल है, 2 मान्य स्केल है, 2 मान्य पैमाने। हम उन 2 पैमानों के माध्यम से कहते हैं कि भूकंप को हमने मापा। तो आपने 2 नाम सुने होंगे या आप 2 नाम पढ़ेंगे, इन 2 नाम को ही आपको याद करना है। एक है रिक्टर। रिक्टर महोदय ने जो स्केल दी उसको क्या बोलते हैं? रिक्टर स्केल। जो मर्कली महोदय ने जो नाम स्केल दी वो मर्कली स्केल, है ना। ये दोनों विद्वान थे, इन्होंने भूकंपीय माप हेतु एक स्केल इजाद की। ठीक है। जो रिक्टर स्केल है ना, उसका जो मापन होता है वो 1 से 10 के बीच में होता है। यानी जो स्केल बनी होगी उसके एक साइड एक होगा, एक साइड 10 होगा। तो जब भूकंप आता है तो भूकंपीय तरंगों से पता चलता है कि भाई ये 2 का भूकंप था, ये 3 श्रेणी का भूकंप था, 8 श्रेणी का था, 9 श्रेणी का था, है ना। ये जिस महाप्रणाली को शामिल करता है, यानी ये किससे पता लगाता है कि भूकंप आया, उसके लिए ये यूज़ करता है ऊर्जा मुक्त होने की मात्रा। किसको यूज़ करता है? ऊर्जा के मुक्त होने की मात्रा। यानी कि जो एनर्जी निकल रही है भूकंपीय वेव से, उस एनर्जी के माध्यम से पता लगता है कि इस अर्थक्वेक की फ्रीक्वेंसी क्या थी, इस अर्थक्वेक की फ्रीक्वेंसी क्या थी। वो किससे पता लगता है? ऊर्जा के मुक्त होने की मात्रा से। ये परिमाणात्मक माप है। ठीक है। और पिछली इकाई की तुलना में जैसे 1 से अगर 2 जाना है, 2 से 3,
अगर 1 का भूकंप है तो जो 2 का भूकंप होगा वो 1 वाले भूकंप से मल्टीप्लाइड 10 यानी 10 गुना ज़्यादा तीव्रता व्यक्त करता है। फिर 2 से 3 ये 2 से 10 गुना ज़्यादा व्यक्त करेगा। मतलब 1 से 2 जाने पर ऊर्जा की मात्रा में 10 गुना क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। उसी ऊर्जा की मुक्त होने की मात्रा के आधार पर रिक्टर स्केल बनाया गया। रिक्टर द्वारा ये बनाया, इसमें जो है 0 से 10 के बीच क्या है इसकी स्केल है। दूसरा आता है मर्कली स्केल। यह है आघात की तीव्रता का मापन, है ना। जैसे भूकंप आया तो उस भूकंप से कुछ नुकसान हो रहा है ना, उसके क्या उससे क्या रहा है, आघात गिर रहा है, आघात आ रहा है। उस आघात की तीव्रता का मापन करता है मर्कली स्केल, और इसके लिए ये 1 से 12 तक स्केल इसमें बनाया गया है। इसमें जो प्रत्यक्ष हानि होती है ना, जैसे आया तो मान लो कि टेबल पड़ी थी, टेबल गिर गई तो उन्होंने कहा 2 का स्केल, 2 का रिक्टर स्केल है। दरवाजा गिर गया तो 3 का है। पूरी बिल्डिंग गिर गई तो 5 की है। तो ये किस पे, प्रत्यक्ष जो हानि हो रही है, जो आघात मिल रहा है, उस आघात के आधार पर अगर कोई मापन किया जाता है तो वो किया जाता है मर्कली स्केल में। अब है भूकंप के प्रभाव कि कौन कौन से इम्पैक्ट्स हैं। अगर भूकंप आता है तो कौन कौन से इम्पैक्ट्स है जो पड़ सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है, भूमि का हिलना। भूमि हिलती, धरातलीय विसंगति। विसंगति का मतलब क्या होता है कि जो अभी हमें स्ट्रक्चर दिख रहा है वो नहीं रहता। जैसे रोड टूट जाती है बीच बीच में, आपने फोटोज देखी होंगी। वो संकलन, लैंडस्लाइड हो जाती है ना, बड़ा हिस्सा चट्टानें नीचे की ओर गिर जाती है। मृदा द्रवण, मृदा की गुणवत्ता में कमी हो जाती है, मृदा की एक परत हट जाती है। धरातल का झुकना, है ना, वही धरातलीय विसंगति। हिम संकलन यानी हिम का नीचे की ओर आना। धरातलीय विस्थापन, बांध टूटना, आग लगना, इमारतों का गिरना, वस्तुओं का गिरना। या सुनामी, अगर समुद्र के पास एरिया है तो वहाँ पे क्या आ जाती है, सुनामी। ये सारे क्या हो गए, भूकंप के प्रभाव। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये केवल समझने के लिए। एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे जाने की संभावना कम है। प्रश्न इससे जो पहले वाले जो फैक्ट्स पढ़े थे ना, उससे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद है, अब हमने क्या देख लिया, अब हमने देख ली कि जो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, उस आंतरिक संरचना के हमने क्या पढ़ लिए थे, स्रोत पढ़ लिए थे। और उसी एक स्रोत में तो हमने अर्थक्वेक पहले पढ़ लिया। अब हम देखेंगे जो पृथ्वी की संरचना है उसका जो सामान्य वर्गीकरण है। यानी कि ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी के अगर हम धीरे धीरे केंद्र में जाते हैं तो कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं, कौन कौन सी परतें पाई जाती हैं, उन्हीं परतों को क्या कहते हैं, पृथ्वी की संरचना। और इसका हम क्या पढ़ेंगे, अभी वर्गीकरण पढ़ेंगे। ठीक है। अब ये जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसका हम जब वर्गीकरण देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो पृथ्वी है, ये जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है। अब इस पृथ्वी की हमने एक यहाँ से हिस्सा यहाँ से काटा, ठीक है। जैसे पिज़्ज़ा होता है, पिज़्ज़ा की स्लाइस बनती है, वैसे हमने एक हिस्सा काटा। उसको अगर हम यहाँ पे ऐसे रखें तो ये वाला हिस्सा क्या हो गया, कोण जैसा यहाँ पे आ गया। अब इसमें जो परतें हैं वो 3 मुख्य परतें हैं, है ना। हम सामान्य जब वर्गीकरण पढ़ते हैं तो उसके 3 मुख्य परतें पढ़ते हैं, नंबर 1, 2 और 3। जो ए है उसको बोलते हैं परपट्टी या भूपरपट्टी, 2 को बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं मेंटल, परपट्टी को क्या बोलते हैं, क्रस्ट, अंग्रेजी में बोलते हैं क्रस्ट। सी हो गई कोर, हिंदी में बोलते हैं क्रोड, ठीक है। तो ये 3 क्या हो गई, परतें हो गई। अब इन 3 परतों में जो सबसे पहली परत है उसको क्या बोलते हैं, भूपरपट्टी या क्रस्ट। ये पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है, भंगुर परत है। मतलब ये भंगुर क्या होता है, जो आसानी से टूट सकने वाली परत है, वो कौन सी है, भूपरपट्टी, या इसको बोलते हैं क्रस्ट। जो महासागरों के नीचे है इसकी 5 किलोमीटर की क्या है, मोटाई। अब इसकी मोटाई भी होगी ना, इसे ना ये, तो इसकी क्या होगी, मोटाई होगी, इस परत की मोटाई होगी। जो महासागरों के नीचे है ये 5 किलोमीटर मोटी है। महासागरों के नीचे कितनी मोटी है, 5 किलोमीटर मोटी है। महाद्वीपों के नीचे ये 30 किलोमीटर मोटी है। महाद्वीपों के नीचे 30 किलोमीटर मोटी है। और वहीं अगर हम हिमालय के नीचे देखें तो हिमालय के नीचे ये 70 किलोमीटर मोटी परत है। जैसे ये हिमालय है तो हिमालय के 70 किलोमीटर नीचे तक हम क्या कहेंगे, कौन क्या है, क्रस्ट, क्या है, क्रस्ट। फिर आती है मेंटल, दूसरी परत कौन सी आती है, मेंटल। भूपरपट्टी के नीचे 2900 किलोमीटर तक, तो ये भूपरपट्टी हो गई। ये कितनी हो गई, मैक्स टू मैक्स 50-70 किलोमीटर होगी लगभग, है ना। हिमालय के नीचे 70 है,
महाद्वीपों के नीचे 30 है, महासागरों के नीचे 5 है, तो ये मान लो 70 किलोमीटर तक है। इस 70 किलोमीटर के नीचे तक अगर हम जाएंगे, लगभग कहाँ तक, 2900 किलोमीटर तक। कहाँ तक जाएंगे, 2900 किलोमीटर तक। तो कौन सी परत आएगी, उसको बोलेंगे मेंटल। क्या बोलेंगे, मेंटल। और जो मेंटल का जो ऊपरी हिस्सा है, मेंटल का जस्ट ऊपरी हिस्सा है, उसको बोलते हैं दुर्बलता मंडल। क्या बोलते हैं, दुर्बलता मंडल। एस्थेनोस्फेयर, मेंटल का ऊपरी भाग 400 किलोमीटर तक, है ना, 400 किलोमीटर तक ये जो मेंटल का ऊपरी भाग है उसको क्या बोलते हैं, एस्थेनोस्फेयर। और हमने स्थल मंडल देख लिया था पहले। स्थल मंडल क्या है, भूपर पट्टी और मेंटल का ऊपरी भाग, ये जो क्रस्ट है ना, ये जो क्रस्ट है, इस क्रस्ट का और जो मेंटल का जो ऊपरी हिस्सा है लगभग 200 किलोमीटर तक, उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं स्थल मंडल या लिथोस्फीयर। ये परिभाषा हम पहले देख चुके हैं। तो दुर्बलता मंडल और स्थल मंडल। जो निचला मंडल है वो ठोस अवस्था में, यानी मेंटल के भी 2 हिस्से, ठीक है, ये हो गया। अब जो प्रॉपर्टी है उसको हम 2 भागों में बांटते हैं, ऊपरी भाग और निचला भाग। मेंटल में भी ऊपरी भाग और निचला भाग, क्रस्ट में भी ऊपरी भाग और निचला भाग, ठीक है। इसी हिसाब से यहाँ लिखा हुआ है कि जो निचला मेंटल है वो ठोस अवस्था में, निचला जो लोअर मेंटल है, मेंटल का नीचे वाला हिस्सा है, वो कौन सी अवस्था में, ठोस अवस्था में। फिर आता है क्रोड। ये क्या आता है, क्रोड या कोर। कोर में भी 2 बताए थे, बाह्य कोड और आंतरिक कोड। जो बाह्य क्रोड है, यानी जो ऊपर वाला क्रोड है, वो 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर तक, 2900 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर तक तरल अवस्था में। कौन सी अवस्था में, तरल अवस्था में, लिक्विड स्टेज में। इस लिक्विड स्टेज में होने के कारण, और यहाँ पे जो पदार्थ पाए जाते हैं वो कौन से हैं, लोहा और निकल, लोहा और निकल, ठीक है। आंतरिक क्रोड 5150 से 6378। 6378 क्या है, पृथ्वी की जो धरातल से लेकर केंद्र तक लंबाई कितनी है, 6378 किलोमीटर। ये कौन सी अवस्था में, ठोस। ये कौन सी अवस्था में, ठोस, ठीक है। निफे, निफे क्या इसको बोलते हैं, निकल का जो साइंटिफिक नेम है वो है Ni, और जो लोहे का जो साइंटिफिक नेम है वो है Fe, है ना। साइंटिफिक नेम होते हैं, साइंटिफिक नेम को अगर छोटा करते हैं तो क्या बनता है, Ni और Fe। इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, निफे। मिला के क्या बोलते हैं, निफे। तो ये वाली जो परत है, ये जो पूरा परत है क्रोड वाली, ये किससे बनकर बनी है, निकल और फेरम या लोहे से। ये देखिए, ये अभी हमने डायग्राम बनाया। पहले ये क्रस्ट, ये क्या हो गई, क्रस्ट हो गई। क्रस्ट के 2 हिस्से, ऊपरी हिस्सा और निचली क्रस्ट, ठीक है। इसको इधर ले लेते हैं थोड़ा ताकि लिखने में आसानी रहे। ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट, फिर ऊपरी मेंटल, निचली मेंटल, बाह्य कोर और आंतरिक कोर। ये जो हो गया यहाँ से 2900 किलोमीटर तक, 2900 से 6371 या 6378, अलग अलग नंबर लिखे रहते हैं ना, 2-5 किलोमीटर में इतना फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये देखिए, ये आपको आइडिया लग गया होगा। तो टोटल मिला के कितनी परतें हो गई, 3 मुख्य परत। अगर उन्हीं को अपने आगे बांटा तो हर एक के 2-2 बांटे तो कितने हो गए, टोटल 6 हो गए। ठीक है, इससे कितने हो गए, टोटल 6 हो गए, ठीक है। ये रहा दूसरा डायग्राम, ठीक है। इसी डायग्राम में हम एक चीज़ और समझने जा रहे हैं, वही सेम डायग्राम है। देखो, 0 से 30 किलोमीटर के बीच क्या है ना, ऊपरा क्रस्ट है। ये क्या थी, क्रस्ट थी। फिर ऊपरी मेंटल आया, ये ऊपरी मेंटल है ना, ये ऊपरी मेंटल, ये निचला मेंटल, बाह्य कोड है ना, ये आंतरिक कोड, ठीक है, ये क्रस्ट। तो ऐसा करके ये क्या है, पृथ्वी की 6 हिस्से हो गए। अब इन परतों के बीच टोटल कितनी परतें हो गई, 6 परत हो गई, टोटल 6 परत हो गई। उन 6 परतों को लिखा तो क्या लिखा हमने, लिख लेते हैं, ये सबसे पहले क्या हो गया, क्रस्ट, क्रस्ट, अपर क्रस्ट है ना, ऊपरा क्रस्ट, उपला हो गया, ऊपरा हो गया, निचला क्रस्ट, ऊपरी मेंटल और फिर निचला मेंटल, फिर बाह्य कोड और आंतरिक कोड। यही हुआ, ये कितने हो गए, 6 परतें हो गई। इन 6 परतों के बीच में, इन 6 परतों के बीच में जो उन दोनों परतों को जोड़ता है ना, उसको हम नाम देते हैं असंबंधता, डिसकंटिन्यूटी। उसको क्या नाम देते हैं, डिसकंटिन्यूटी। तो आपको ये 6 नाम सीक्वेंस में याद करना है, ठीक है। ऊपरी क्रस्ट, निचली क्रस्ट, ऊपरा मेंटल, निचला मेंटल, बाह्य कोड और आंतरिक, ये 6 नाम अगर याद हो गए। फिर जो ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में जो असंबंधता है उसको बोलते हैं कोनाड।
क्या बोलते हैं? कोनार्ड। सी क्या बोलते हैं? कोनार्ड। ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में, निचली क्रस्ट और ऊपरी क्रस्ट के बीच में मोह असंबंधता, मोह असंबंधता, कोनार्ड असंबंधता। अब ये जो कोनार्ड और जो मोह है, ये क्या थे? एक विद्वान है, ये क्या है? एक कोई व्यक्ति था जिन्होंने क्या दिया? इनके बीच की असंबंधता को नाम दिया। फिर ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल को, इसको बोलते हैं रेपिटी। इसका क्या नाम था? रेपिटी। रेपिटी महोदय ने दी तो रेपिटी। तो ये क्या होगी? रेपिटी असंबंधता, कोनार्ड मोह रेपिटी। फिर निचली मेंटल और बाह्य क्रोड के बीच में है गुटेनबर्ग, जी गुटेनबर्ग, ठीक है, ये हो गया गुटेनबर्ग। फिर बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड के बीच में है लेहमन, लेहमन, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या याद करना? ये याद करना। देखो अगर डायरेक्ट पढ़ने जाओगे ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच रेप्टी, थोड़ा मुश्किल हो सकता है, एग्जाम में कम टाइम है। तो अगर इसको सीधा याद करना है तो कैसे याद करना है? आपको ये 6 परतों के नाम याद होने चाहिए। ऊपरी क्रस्ट, निचली क्रस्ट याद हो गई तो ऊपरी निचला, मेंटल तो ऊपरला, ऊपर और नीचे, बाह्य कोड मतलब बाहरी ऊपर वाला, और आंतरिक कोड यानी अंदर वाला, निचला, निचला कोड। तो अगर ये 6 नाम याद है, फिर आपको ये सीक्वेंस याद करना है। अंग्रेजी के ये 5 वर्ड याद कर लीजिए, CMRGL, CMRGL। तो C का मतलब क्या हो जाएगा? कोनार्ड, M का मतलब मोह, R का मतलब रेपिटी, G का मतलब गुटेनबर्ग, L का मतलब लेहमन। जब ये 6 परतें लिखेंगे, उन 6 परतों के बीच में 5 क्या होंगे? असंबंधिताएं। उन 6 के बीच में 5 असंबंधिताएं हैं। उन 5 असंबंधता का नाम क्या है? CMRGL। सीक्वेंस यही रहेगा, 6 परतों का 5 असंबंधता। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट तय है कि इससे एक क्वेश्चन आए। ठीक है, ये मिट गया, कोई ना, ठीक है। ये वाला क्या हो गया? हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या देख ली? ऊपर पट्टी का हमने क्या देख लिया? आंतरिक संरचना हमने जो एक सामान्य वर्गीकरण था वो पढ़ लिया कि भाई 3 परतें होती हैं, क्रस्ट, मेंटल और क्रोड। उनके भी 2-2 हिस्से होते हैं, ठीक है। इनकी मोटाई देख ली, इनकी लंबाई देख ली, इनके बीच में पाई जाने वाली असमानताएं देख ली, डिसकंटिन्यूटी देख ली। अब कई विद्वानों ने अपना अलग से वर्गीकरण दिया है, वो तो क्या हो गया? सामान्य वर्गीकरण। अब कई विद्वानों ने अलग से वर्गीकरण दिया है, जिसमें से एक थे वांडर ग्राफ। ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये आरबीएससी की जो बुक है उसमें दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है। तो ये याद करना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आरएसएस भी एग्जाम ले रही है ना, आरएसएस भी एग्जाम ले रही है, और जो पॉइंट एनसीईआरटी में नहीं होगा, है ना, और जो आरबीएससी में होगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस केस में। तो सबसे पहला उसकी 4 परतें, उसने ये पृथ्वी, पृथ्वी का एक हिस्सा, इसकी 4 परतें। पहली है कौन सी हो गई? बाह्य सियाल परत। कौन सी हो गई? सियाल परत। फिर दूसरी आंतरिक सिलिकेट परत, आंतरिक सिलिकेट परत तथा मेंटल, उसको भी क्या नाम दिया? मेंटल। तीसरी हो गई मिश्रित धातुओं तथा सिलिकेट की परत। तीसरी कौन सी हो गई? मिश्रित धातुओं तथा सिलिकेट की परत। और चौथी हो गई धात्विक केंद्र। चौथी कौन सी हो गई? धात्विक केंद्र। तो ये 4 परतें हमें क्या नाम याद रखना है? वांडर ग्राफ्ट का वर्गीकरण। उसके बाद एक विद्वान थे स्वेस, उनका भी वर्गीकरण है, ये भी आरबीएससी में दिया हुआ है, आरबीएससी की जो 11th क्लास की बुक है उसमें। इसमें इन्होंने जो वर्गीकरण दिया, उसमें ये देखिए, ये डायग्राम देख लीजिए, इससे समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें इन्होंने जो पृथ्वी की संरचना है उसको 3 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 3। पहली परत को इन्होंने नाम दिया सियाल, दूसरी को नाम दिया सीमा, और तीसरी को नाम दिया निफे। अब ये नाम क्यों है वो समझा रहा हूँ मैं, ना। सियाल, जैसे निफे देखा था, निफे में क्या थे? 2 पदार्थ थे, एक था निकेल और एक फेरम। फेरम यानी लोहा, यानी इस वाली परत में 2 पदार्थ कौन से होंगे? निकल और फेरम। वैसे ही सीमा, सीमा को 2 में तोड़े तो SiM। SI का मतलब क्या हो गया? सिलिका। SI का मतलब क्या हो गया? सिलिका। और Ma का मतलब क्या हो गया? मैग्नीशियम। Ma का मतलब क्या हो गया? मैग्नीशियम। यानी जो सेकंड परत है सीमा, वो कैसे बनी है? सिलिका और मैग्नीशियम से।
वैसे ही पहली परत, ऐसे ही मतलब सिलिका, और एल मतलब एल्यूमिनियम, एल मतलब एल्यूमिनियम, ठीक है। ये क्या हो गई, परतें हो गई। अब इन्हीं परतों को हम जब इसमें देखेंगे, पहली परत कौन सी होगी, Cr, यानी पृथ्वी की सबसे ऊपर वाली परत सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी है। घनत्व दिया हुआ है, गहराई दी हुई है, ठीक है। घनत्व हमें आइडिया देखना है कि इसका घनत्व क्या है, सबसे कम है 2.9 से 3.33 ग्राम सेंटीमीटर, है ना। ये क्या है, इसका घनत्व है, किसका, Cr का। फिर सीमा का घनत्व क्या है, 3.3 से 4.7। इस गहराई की 3000 से 2000 किलोमीटर। तो ये आइडिया के लिए दे रखी है, घनत्व याद करना है, परत याद करनी है Cr, सीमा। तीसरी परत कौन सी थी, निफे या निकल और फेरस या फेरम, ठीक है। इसका घनत्व 4.7 से 13.6, गहराई कितनी है, 2000 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर तक। ये है, ये रहा पृथ्वी की स्लाइस, ठीक है। तो इसके साथ हमारा क्या खत्म हुआ, आंतरिक संरचना को जो विभाजन था, जो वर्गीकरण था, वो खत्म। अब इसके साथ एक टॉपिक आता है, वो है ज्वालामुखी। हमने एक टॉपिक पढ़ा अर्थक्वेक, ठीक है, और उसी के साथ एक टॉपिक आता है वोल्केनो, ठीक है। अब ये जो टॉपिक है ज्वालामुखी, इसको हमने इस वाले टॉपिक में शामिल कर लिया, लेकिन हम उसको अगले वाले टॉपिक में ही पढ़ेंगे साथ में। जो अगला जो चौथा पार्ट आएगा ना अपना, जो महाद्वीपों और महासागरों का वितरण है, उससे पहले या तो एक छोटी सी क्लास में ज्वालामुखी पढ़ लेंगे। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है ना, ऑलरेडी क्लास बड़ी हो चुकी है, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है। या फिर इसको अगली में शामिल कर लेंगे, या इसका अलग से हम क्लास ले लेंगे, ठीक है। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया, अभी हमारे आज की क्लास में क्या क्या हो गया। सबसे पहले हमने स्रोत पढ़ लिए, कौन कौन से स्रोत है। उस स्रोत के बाद हमने क्या पढ़ लिया, उस स्रोत के बाद हमने पढ़ा टॉपिक भूकंप, और उस भूकंप के बाद हमने पढ़ी आंतरिक संरचना। उस आंतरिक संरचना को हमने किस में पढ़ा, पहले तो सामान्य पढ़ा, सामान्य वर्गीकरण के बाद वान डर ग्राफ का पढ़ा, फिर हमने स्वेस का भी वर्गीकरण पढ़ लिया। भूकंप में हमने सारी चीज़ें, स्केल कौन सी है ना, प्रभाव क्या होंगे, तरंगे कौन कौन सी है, सब कुछ पढ़ लिया। स्रोत में हमने अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष स्रोत पढ़ लिए। इसके साथ ही हमारी जो मोटा मोटा जो ये चैप्टर है वो ख़त्म होता है। अब इसका एक हिस्सा जो ज्वालामुखी है वो हम आगे की क्लास में पढ़ लेंगे, या एक अलग से क्लास लेके उसको हम पढ़ लेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।